गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। आवाज आ रही मेरी? आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्या हाल है भाई लोगों? क्या हाल है आयोनिक इक्विलिब्रियम के? डीपीपी नंबर 2 भी दी थी मैंने, 3 के भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। डीपीपी नंबर 2 और 3 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मजेदार, मजा आया क्वेश्चन करके? देखो बेटा, डीपीपी 2 में केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे डीपीपी 2 में। तो बड़े बेसिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड पर क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे उसमें हैं, जितनी वेरिएशन हो सकता है वो सब उसमें है। हाँ जी, अभी मैं उस क्वेश्चन पर भी आऊंगा जो मैंने पूछा था। सनत का कुछ कहना है कि सनत बेटा लाइव करो, मजा आएगा। लाइव करो, मजा आ जाएगा। अगर टाइम है तो लाइव करो। यार ये मेरे को एक और टेस्ट का रिजल्ट के लिए कोई पूछता है। संडे के टेस्ट के रिजल्ट की बात करो, जो हुआ था उसकी बात कर रहे हो क्या? जो इसी संडे टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट की बात कर रहे हो? वीडियो सॉल्यूशन नहीं आया ऐसा? यार वो वीडियो सॉल्यूशन के लिए अभी मैं बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। संडे के टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। ठीक है, ओके। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया? देख लेते हैं भाई, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देख रहा हूं मैं एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पीएच, क्या भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी 2 का, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। पीएच दे रखी है, कंसंट्रेशन निकालो, वॉल्यूम कंसंट्रेशन पता चल गई, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स आ जाएंगे, और मोल से मास निकाल सकते हो, NaOH के मोल से उसका मास। सर होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यानी अगर आपको टाइम लग रहा है, लगता है कि टाइम लगा, तो उन्हीं क्वेश्चंस को एक दिन छोड़ के वापस से करो। वीडियो सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे रखे हैं बहुत डिटेल में, ये मैं आपको बता दूं। देखो एक चीज बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो कि वीडियो सॉल्यूशन जो आपको मिला ना, उसमें बहुत डिटेल में बताता हूं मैं। और गारंटी मैं कह सकता हूं कि कहीं पर भी कोई भी टीचर कभी भी आपको एक्सप्लेन करे उतना डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे को एक बार बताना है और हजारों बच्चे उसको सुनेंगे, तो मैंने आराम से दिल से पूरे डिटेल में उसको समझाया है। राइट, है ना? तो इसलिए वो बहुत डिटेल में, आप सोचो कि उससे आपको समझ में आना चाहिए। एक सेकंड रुको। टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो सीधी सी बात, तो देखो बेटा ये कोई नई चीज नहीं है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक बार पहली बार में ज्यादा टाइम लग रहा है वो टेंशन की बात नहीं है, वापस से करो 1 दिन के बाद और 10 दिन के बाद।
जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा उसको एक दिन फिर से करो और 10 दिन बाद फिर से करो, फिर आप देखना कि आपको कितना टाइम लगता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलो जी, चलो। हाँ, अब जब कोई मेरे को पूछ रहा था यार कि संडे को टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट कैसे नहीं आया बेटा? संडे के टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेरे पास भी है, लेकिन अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उस पर डिस्कशन नहीं। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को मेरे संडे के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिले, तो वो अभी मिल जाएँगे। जिनके पास अभी संडे के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन नहीं आए, वो अभी मिल जाएँगे, थोड़ी देर के बाद, ठीक है? और अच्छा, एक और चीज़ है, आप थोड़ा-सा ना ये मेरे पास वीडियो सॉल्यूशन नहीं आया, तो बैच नंबर, नाम ज़रूर लिखा करो। केवल ये मैसेज मत लिखा करो नहीं आया, बैच नेम लिखा करो, सर इस बैच में मेरे पास ये चीज़ नहीं दिख रही है, नहीं आया है। कुछ भी चीज़ पूछते हो ना तुम, तो पहले अपना बैच नंबर लिखा करो, बैच नाम लिखा करो, जो भी चीज़ है, उसकी थोड़ी डिटेल में लिखा करो, ताकि मैं उस पर कुछ एक्शन ले सकूँ। समझ में आई मेरी बात? जैसे है ना, कभी कोई कहीं कहते हैं यार भाई मैं बीमार हूँ। अरे भाई, बताना पड़ेगा कि कौन-सी जगह पर आप हो, किस शहर में रहते हो, कहाँ बीमार हो, तब जाके तो कोई उसको अप्रोच कर सकता है ना। मैं बीमार हूँ, इससे क्या हो जाएगा? अगर मैं कह दूँ मैं कहीं दुनिया में हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को ठीक कर दो। कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी मैं इस जगह पर हूँ, राइट नाउ यहाँ खड़ा हूँ, ये है, अब बताओ कि हाँ, अब मेरी बीमारी है। अरे भाई साहब, अब ये महान इंसान पता क्या है? एक और महान इंसान है। जब मैंने बोला बेच लिखो, तो वो केवल बेच लिख देगा, मुद्दा नहीं लिखेगा। मुद्दा लिखेगा तो बेच नहीं लिखेगा। अब वही वाली बात होगी, पहले वो कह रहा था मैं बीमार हूँ, मैं मेरे को बचाओ। फिर वो क्या करता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे भाई, करें क्या, तू यहाँ खड़ा है तो? तुम्हें क्या लगता है एक ही इंसान है जो क्वेश्चन पूछता है? मेरे पास तुम बहुत सारे लोग पूछते हैं, थोड़ा तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, हैं? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ करो करो बेटा। दोनों चीज़ें एक साथ लिखा करो, एक साथ लिखा करो, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा सुनो, एक काम, इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया, आंसर बी, किस क्वेश्चन का? वो नहीं पता। फिर पूछा कि भैया किस क्वेश्चन का? तो अब वो आंसर बी तो गया, वो गया फिफ्थ क्वेश्चन का। अरे भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का क्या? दोनों चीजें एक साथ होनी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी है, ये तरीका होता है। समझ में आई? हाँ, अब भी आ जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद मिल जाएंगे, मैं जो संडे को पेपर हुआ था, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। अच्छा बेटा, क्लास की रिकॉर्डिंग और ये मेरे को मत करा करो, ये मेरा काम नहीं है। मेरे इस तरह के मैसेज मैं नहीं एंटरटेन करूंगा। तुम्हारे पास जो नंबर है, उस नंबर पर मैसेज कर दो, कॉल करके, या तो मैसेज करो या कॉल करो। ठीक है? हाँ, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वीक एसिड के केसेस बता दिए थे कि अगर वीक एसिड की कंसेंट्रेशन जो है 10⁻⁻6 से ज्यादा और K इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻12 से ज्यादा है, तो वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन हाँ, वीक एसिड 100% आयोनाइज नहीं होगा, तो वीक एसिड से कितना H प्लस या OH आयन आएंगे वो निकालना पड़ेगा। और उसमें मैंने आपको बताया था कि सी के रेस्पेक्ट में एक्स या 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट करने का तरीका क्या है, Ka/C से आप कर सकते हो। अगर K/C लेस देन इक्वल टू 10⁻³ है, तो C के रेस्पेक्ट में X या 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कंडीशन मिक्स ना हो, ये Ka/C है और यहाँ पर Ka इंटू सी वाली कंडीशन है। फर्दर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैंने दूसरा केस भी आपको बताया था, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, 2 क्वेश्चन हमने किए थे। इन रेस्ट ऑल द केसेस हमें एसिड के कारण भी H प्लस लेना पड़ेगा, वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा ये सी के रेस्पेक्ट में एक्स नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हमें करना ही है यूं कह दो। तो ये एग्जामिनर की हेडेक है, एग्जामिनर की हेडेक है कि डेटा इस तरह से हो कि सी के रेस्पेक्ट में एक्स नेग्लेक्ट हो जाए। यहाँ से आप देख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि रट लिया, तरीका भी समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मुला कैसे आ रहा है, बट हाँ, डायरेक्ट ये फॉर्मुला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ये केस 3 है, क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? तो यहाँ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन हाँ, अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, और मैंने आंसर तो लास्ट क्लास में बता दिया था। आंसर इसका क्या था? 1। लेकिन ये आसानी से नहीं आएगा, ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए कितना दे रखा है, 10⁻⁻2, एच ए कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस A माइनस, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये सबको पता ही है। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, ये कितना है? 10⁻⁻2, तो इधर कितना आ जाएगा? 10⁻3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा।
यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि Ka/C की वैल्यू 10⁻³ से बहुत ज़्यादा है, तो अल्फा को आप 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम पता क्या आती है, यहाँ पर जब आप अल्फा के लिए सॉल्व करते हो तो -b प्लस b², ये b² हो गया, -4ac, -4, ये c की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस आ गया। अब लगता है क्या सर 10⁻6 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू तो बहुत कम है, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब आप इसको नेग्लेक्ट करते हो तो आंसर ही 0 आ रहा है। मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, लेकिन आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है। इसको ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 -1, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने क्या किया सर, 1000 के रेस्पेक्ट में 1 बहुत कम है, तो पहले तो आपने 1000 के रेस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर दिया और फिर कह दिया 1000 - 1000 0। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है, लेकिन अभी जो भी डिफरेंस आ रहा है इस 1 से ही आ रहा है। तो यहां पर आप इस 1 को भी नेग्लेक्ट, 1 क्या 0.1 हो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 0.1 को भी नेग्लेक्ट यहां नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आप क्या करें फिर? नेग्लेक्ट नहीं करें तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो अब इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना पड़ेगा। बाइनोमियल लगानी पड़ेगी। 10⁻6 बाहर कॉमन लिया तो बाहर कितना आ जाएगा? 10⁻3, अंदर 10⁻6 की जगह 1 प्लस 4, यहाँ 10⁻6 कॉमन लिया तो 10⁻³ की पावर हाफ, यानी 1 प्लस x की पावर हाफ, 1 प्लस x की पावर हाफ, जहां x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर अब ये 1 है, और अब हमें इसको 1 प्लस nx हो गया, बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दिया, 1 प्लस n इंटू एक्स, इसको सॉल्व करो तो अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। ये तो चलो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि यहाँ अल्फा 1 है, मतलब ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जा रही है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन कम करके इसका अल्फा बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन कम करके अल्फा बढ़ा दिया। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, लेकिन क्या एग्जैक्टली अल्फा 1 होगा? एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 नहीं हो, 0.99999 इस तरह से है। तो इसीलिए 0.99999 को तो मैं 1 ही बोल सकता हूं। हाँ, यहां पर अब आप कह सकते हो एग्जैक्टली इसकी कंसंट्रेशन 0 नहीं है, बट इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में चली जाएगी। लेकिन अब अगर इसका अल्फा 1 हो गया, अगर अल्फा 1 हो गया मतलब ये वीक एसिड नहीं रहा, ये तो क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। मतलब इसमें और HCl में कोई डिफरेंस नहीं रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इससे H+ आयन कितने आएंगे, तो अल्फा 1 है भाई, तो H+ आयन 10⁻⁵, खत्म। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। H+ कितने आएंगे? 10⁻⁻1, क्योंकि अल्फा 1 है तो जो कंसंट्रेशन है वही H+ की कंसंट्रेशन और वही A- की कंसंट्रेशन। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी लिख लेना है, छोटी मोटी गलतियां देखो यार, टाइपिंग एरर होती है तो वो आप खुद भी सही कर सकते हो। ये भी 3 है अब, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि क्या हमेशा इसी तरह से पूरी कैलकुलेशन करोगे? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा 1 है या नहीं? क्या हर क्वेश्चन में पहले ये निकाल के देखोगे आप? नहीं बेटा, इसकी भी कंडीशन है, इसकी भी कंडीशन है। यस, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी, ढूंढ लेना। बट मैं बता सकता हूँ। अब आप पूछोगे आपको कहां से पता चली? कैलकुलेशन करके, हिट एंड ट्रायल करके बेटा। ऐसा थोड़ी हिट एंड ट्रायल करके, जो जैसे मैंने भी निकाल ली, कंडीशन इसकी भी है। और सीरियसली बोलो, आपको लग रहा है सर आपको कहां से पता चली? मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ी बेटा, किसी बुक से नहीं पढ़ी। ये मैं बहुत क्लियरली बता दूं तुम्हें। तुम्हें थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा कि सर फेक रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, वो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम बोल सकते हो। और ये सारी कंडीशंस मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारी कंडीशंस किसी बुक में नहीं है, ये लिख के ले लेना। और ना मैंने किसी से देखिए खुद निकाली है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, कब हमें वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करना है? तो उसका सिंपल सा तरीका है, जब भी ये Ka/C जो है, इफ Ka/C इज ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 100 या 100 से ज्यादा है, तो 100 भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन अ वीक एसिड कैन बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो जितना ज्यादा होगा उतना फायदा होगा। 100 मिनिमम है, अगर 1000 10,000 होगा तो और ज्यादा अच्छा। जितना ज्यादा होगा वीक एसिड का अल्फा उतना ही 1 को अप्रोच करेगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन देखते ही, ये थर्ड कैटेगरी हो गई मेरी, केस 3 हम कर रहे हैं, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। क्वेश्चन देखते ही अगर मैं आपसे कहूं फाइंड pH ऑफ 10⁻⁵ MHA, जिसका Ka है 10⁻², तो Ka/C कितना हो गया? 10⁻² अपॉन 10⁻⁵, विच इज 1000। मतलब वीक एसिड को आप क्या मान सकते हो? स्ट्रॉन्ग मान सकते हो। तो यहां पर HA की कंसंट्रेशन जो है, HA की कंसंट्रेशन कितनी? 10⁻⁵, तो H+ की कंसंट्रेशन भी उतनी हो जाएगी। pH कितनी हो जाएगी? 5। हाँ, अब यहां पर यूं कह सकते हो, ज्यादा अच्छा है, इसको डायरेक्ट, इसको HCl मान लो, इसको हमेशा ऐसे लिखो, HCl लिख दो, क्योंकि वीक एसिड क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग एसिड।
बट यहां पर भी फिर दो केसेस अभी भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोला, लेकिन अगर इसकी कंसेंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो जाएगा, 10⁻�6 से कम है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। यानी अब ये क्वेश्चन केस 2 का नहीं रह गया, स्ट्रॉन्ग यानी वीक एसिड का केस ही नहीं रह गया, वीक एसिड का जाए स्ट्रॉन्ग एसिड का केस हो गया। बट स्ट्रॉन्ग एसिड में भी दो केसेस बनते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। समझ में आ गई मेरी बात? तीनों केसेस अच्छी तरह से, क्या तीनों केसेस की कंडीशन तो तीन की है ही नहीं, पहले की कंडीशन है, बाकी दूसरा केस जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं, अगर जो केस 1 नहीं है वो केस 2 है। हाँ, लेकिन एक केस 3 और अलग से आ गया कि वीक एसिड को भी क्या बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, उसकी कंडीशन अलग से आ जाएगी। तो तीनों केसेस बिल्कुल दिमाग में फिट होने चाहिए, ऐसे याद आने चाहिए, यानी सोचना पड़ रहा है। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, सोचना पड़ रहा है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, केसेस याद आने चाहिए। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज बता दूं, क्वेश्चन हर जगह जो एग्जांपल्स में ले रहा हूं ना वो भी आपको याद होने चाहिए कि सर ने ये केस लिया था और इस पर ये एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल के डेटा पता होने चाहिए आपको, अच्छा ये डेटा थे इस पर्टिकुलर केस में, वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यानी हर एक केस का एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखो तरीका मैं बता रहा हूँ आयनिक करने का, वैसे करोगे तो डेफिनेटली आयनिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केस और उसके साथ का क्वेश्चन, जब भी ये केस 3 याद आए तो ये भी ध्यान आना, अच्छा सर ने 10⁻⁵ MHA का क्वेश्चन लिया था, के 10⁻2 था और हमने उसकी पीएच, ये भी याद कर लो। हर केस का एक क्वेश्चन याद करना है। क्यों बेटा? किसी ने पूछा केस 3 में वाटर का कंट्रीब्यूशन क्यों नेग्लेक्ट करना है? अब ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है, कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा है तो नेग्लेक्ट करेंगे, 10⁻⁶ से कम है तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा सर, एसिड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका अल्फा बढ़ रहा है? बेटा ये मैथमेटिकल है डी, एसिड का अल्फा क्यों बढ़ रहा है, इसमें वाटर का कोई रोल नहीं है, सिंपली सीधी सी बात है, मैथमेटिकल रिलेशन है, कंसंट्रेशन कम होगी कि एक कांस्टेंट है तो अल्फा बढ़ेगा। ये एक सिंपल मैथमेटिकल रिएक्शन है, एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। अब आप मुझसे पूछो पीएच कम होगी तो पीओएच क्यों बढ़ेगी? बढ़ेगी। उसी तरह से कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा बढ़ेगा, दैट्स इट। पलक इसमें तो अब वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो केएसई वाला केस तो आएगा नहीं। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आप स्ट्रॉन्ग के दोनों केसेस के बारे में सोचोगे, वीक वाले केसेस तो पिक्चर से गायब हो गए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो ही गया। अब मैंने क्या किया, वीक एसिड के 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे वीक एसिड है। अब आपको देखना कि इसमें से केस 1 है या केस 2 है या केस 3। अगर केस 1 है तो केस 1 की तरह सॉल्व करो, केस 2 है तो केस 2 की तरह सॉल्व करो, केस 3 है तो केस 3 की तरह सॉल्व करो। जल्दी से करिए। याद कैसे करें बेटा? हाँ, याद कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। रौनक बेटा डीपीपी में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो जब नहीं बनता तो बहुत डिमोटिवेट होता हूँ। बेटा ढंग से लेक्चर को करो, और कोई तरीका नहीं है। लेक्चर ढंग से देखो, फिर क्वेश्चन करो, नहीं होता फिर लेक्चर देखो, फिर क्वेश्चन करो, फिर नहीं होता फिर लेक्चर देखो, फिर करो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। कल का, एक सेकेंड, कल की क्लासेस आपकी ऑफ होगी, ठीक है, कल की क्लासेस नहीं होगी। सारी क्लासेस ऑफ होगी बेटा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं यहाँ कैटेगरी लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन केस 1। हाँ लेकिन अब इसमें थोड़ा दिमाग और लगाना है, क्या सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना है। क्या सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, वो आपको देखना। और अब मैं बता दूं, ये जरूरी नहीं है एक ही सीक्वेंस में हो सकता है ये केस 1 है, जरूरी नहीं है केस 2 हो, यानी कुछ भी हो सकता है, वो अब आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर,
बेटा एक तो ना आंसर एक ही बार लिखो, बार-बार मत लिखो। बेटा अभी जब क्वेश्चन दिया ना एमडी बेटा, कोई बहुत सारे बच्चे को था क्वेश्चन दिया, भाई साहब अपनी रामायण अलग ही कहा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है कि जब क्वेश्चन दिया जाता है तब तो हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कुछ और पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे नहीं। फिर जब क्वेश्चन करना, सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बेटा क्वेश्चन होंगे कैसे? जब करवा रहा था तब तो तुम कुछ और सोच रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे टीचर से, तब तो तुम्हारा दिमाग कहीं और था। यानी मैं फिर से एक डायलॉग बोलूंगा आमिर खान की मूवी का, बहुत शानदार है। हमारा एक पैर हमेशा पास्ट में, एक पैर हमेशा फ्यूचर में, प्रेजेंट बर्बाद। इसीलिए प्रेजेंट जो होता है वो बर्बाद होता है। क्लास से कोई मतलब नहीं है, या तो आगे की बातें करेंगे या पीछे की बातें करेंगे, क्लास में जो चल रहा है उससे मतलब नहीं है साहब, उसका आंसर नहीं देंगे। इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं होते बेटा, प्रेजेंट बर्बाद तो फ्यूचर भी बर्बाद है, ये मैं बता दूं। तो प्रेजेंट को अच्छा करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रेजेंट अच्छा करो, राइट नाउ अच्छी तरह से परफॉर्म करो, फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। ये पहले हमेशा समझ लो, जब कोई चीज पढ़ाई जा रही है उस टाइम पर अगर कुछ और पूछ रहे हो ना, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन, यस आंसर इज 4। फर्स्ट पार्ट में केस 1 का क्वेश्चन है, राइट। सारी कंडीशंस चेक करना भाई लोग, ऐसा नहीं मैंने लिख दिया केस 1 तो केस 1। कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा है, के इंटू सी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 से ज्यादा है, के इंटू सी 10 की पावर माइनस 8 जो कि 10 की पावर माइनस 12 से ज्यादा है, तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर दिया, और ये भी कह सकता हूँ सी के रेस्पेक्ट में एक्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी कंसंट्रेशन माइनस एक्स, एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, सॉल्व कर लो। एक्स इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 यानी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, तो यहाँ से पी एच निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर वाटर का कंट्रीब्यूशन भी नेग्लेक्ट हो गया और सी के रेस्पेक्ट में एक्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पर, ये क्या है? क्या यहाँ पर भी वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है? नहीं है, ये केस 2 को जा रहा है। क्यों केस 2 में है? बिकॉज के ए इंटू सी की वैल्यू यहाँ है 10 की पावर माइनस 14, के ए इंटू सी इज 10 रेज टू पावर माइनस 14। जबकि यहाँ पर के ए इंटू सी इज 10 रेज टू पावर माइनस 8। तो यहाँ पर अब चाहो तो फॉर्मूला लगा दो या प्रोसेस पूरा, H प्लस ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो एसिड का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, अप्रोच आपको पता है कैसे डिराइव हुआ था। तो K इंटू सी प्लस के डब्ल्यू, तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, पीएच इज 6.85। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं बता दूं। मेंस में तो चांसेस फिर भी कम आने के आ सकता है मेंस में, लेकिन एडवांस लाइक क्वेश्चन ये बता दो, क्योंकि बहुतों को नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है, बहुतों को नहीं पता चलेगा। देन थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4, ये वापस केस 1 का क्वेश्चन हो गया साहब, क्योंकि और के इंटू सी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8, ये फिर से केस 1 का क्वेश्चन है। तो यहां पर लेकिन इस बार एक्स नेग्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि के बाई सी की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहां पर आप सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट पार्ट में सी जो है वो एक्स से बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पर आप सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए, और अब मैं आपको बताऊं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पे भी वापस रूट 5 वाली टर्म आएगी। कुछ कुछ कैलकुलेशन तो करते करते मैं आपको तो आंसर तक आपको याद हो जाएंगे कि ये रूट 5 वाले बहुत बार आता है, ये आंसर बहुत सारे केसेस में आता है। जेई में भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं जेई में नहीं, तो एग्जामिनर को थोड़ी कैलकुलेशन आसान करनी है तो डेटा इसी तरह से होगा। तो 0.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, 0.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4,
ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एसिटिक एसिड का क्या था, उसकी कंसंट्रेशन भी 10⁻⁵ और उसका K भी 10⁻⁵ था। दो K और कंसंट्रेशन बराबर है। 10 वहाँ 10⁻- था तो 0.62 इंटू 10⁻⁵ आया। यहाँ 10⁻⁴ है तो 0.62 इंटू 10⁻⁴ आया। अगर आप कह सकते हो 10⁻³ होता तो हाँ, उसके अकॉर्डिंग आंसर 0.62 इंटू 10⁻³ आ जाता। बस इसको यहीं छोड़ दो, पीएच तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट लास्ट पार्ट पर आते हैं। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ। देखिए देखो बेटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। क्वेश्चन में सब करवा चुका हूं। अब इनफैक्ट यूं कह दो कि हर एक पर 2-2 क्वेश्चन आप कर चुके हो। पहले भी एक क्वेश्चन करवाया, अब मैंने वापस क्वेश्चन करवाया। इसके अलावा नए क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे। गारंटीड एग्जामिनर है। जेई में, जेई मेंस में कुछ मतलब एडवांस में तो खैर भी ठीक है, बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट मेंस में और एडवांस में भी मैं कह सकता हूं कि अच्छे खासे चांसेस है कि एग्जामिनर कुछ भी नया नहीं पूछेगा। एडवांस में भी चांसेस, अगर हाँ ठीक है, एडवांस में मैं देखो 100% तो नहीं बोलूंगा, 50% बोलूंगा। और देख भी सकते हो आप, एडवांस में जितने क्वेश्चन है 50% वो सब क्लास में हो जाते हैं मिनिमम साइड में। कुछ कुछ वो नए पूछ लेते हैं और ये प्रूव करके बता सकता हूँ, और पहले करवाए हुए हैं ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। थर्ड लास्ट पार्ट का आंसर क्या ये क्वेश्चन कर चुके हैं? पहली चीज तो ये हो जाएगा केस 3। कैसे पता चला केस 3 है? बिकॉज K/C की वैल्यू जो है वो 1000 है सर। यानी यहाँ वीक एसिड, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मैं इसको 10⁻⁷ m HCl लिख सकता हूँ। 10⁻⁷ m HCl लिख सकता हूँ। लेकिन यहां अब वापस ट्विस्ट है साहब। तो क्या pH 7? नहीं, अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड के 2 केसेस हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस 1 होगा या केस 2 होगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस 2, केस 2 ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और सेम क्वेश्चन किया हुआ है आपने, सेम क्वेश्चन किया हुआ है। पीएच हमने निकाली हुई है। वाटर पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, वाटर पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। (10⁻⁷ MHCl सॉल्व करिए। x की वैल्यू 0.62, फिर से वही 0.62 और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आ गई सर। पीएच निकालोगे तो 6.7 याद हो जाने चाहिए। ऐसा हो सकता है मैं आपको बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन देखो और खट से आप टिक कर दोगे सर इसका तो यही आंसर होगा। ऐसा भी हो जाएगा, मैं आपको बता दूं एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन सर इसका तो मुझे याद था। वैसे जेई मेंस में मैं आपको बताऊं आयनिक में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने टफ अभी नहीं आते हैं जेई मेंस में, ये मैं आपको बता दूं। जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं आयनिक में वो ज्यादातर केस 1 के ही आ जाते हैं। केस 1 बस, कम आते हैं। अच्छे क्वेश्चन आयनिक के क्वेश्चन जेई मेंस में कम आते हैं, ये फैक्ट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो इक्विलिब्रियम पर आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पर इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते, बट ये क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं फिर एडवांस में। हाँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है देखो मेंस वालों का, एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है 10 पेपर में 1 में टफ आ जाए, और वो 1 पेपर किसके आएगा वो मुझे नहीं पता। अब आप कह सकते हो सर 10 में से 9 तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक जो टफ आया उसका क्या होगा? क्या 9 में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़े, या 1 में जो आता है उसके अकॉर्डिंग? मेंस में आसान क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बता दूं, आयनिक में मेंस में आसान क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। चलिए आज एक छोटी सी चीज यहां पर और बता देता हूं आपको, एक छोटी सी बात और बता दूं यहां पर। एक पॉइंट ध्यान रखना, बाय द वे कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको कि सर समझ में नहीं आ रहा वाटर का कंट्रीब्यूशन ले या ना ले, कंडीशंस भूल गए, थोड़ा कहीं डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन है, तो एक और तरीका है बचने का। एक और तरीका है बचने का, वो क्या है वो बता दूं कि आपने नोटिस किया जहां जहां हमने पानी का कंट्रीब्यूशन लिया है ना, वहां वहां पीएच 6 से 7 के बीच में ही आई है। वाटर का कंट्रीब्यूशन लिया पीएच 6.78, यहाँ वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, पीएच 6 से कमी है। यहाँ वाटर का कंट्रीब्यूशन लिया है 6.78। तो अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर एसिड है और आपकी पीएच 6 से ज्यादा आ रही है तो पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। अगर आपने मान लो मैं आपसे कह दूं कि HCl है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻⁻6.5 है, ठीक है। पीएच क्या होगी तो आप आंसर निकाल दोगे, इस केवल इसे निकालू 6.5, गलत। 6 से ज्यादा आ रही है मतलब पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। और अगर 6 से कम आ रही है, 3, 2, 5,
सब सही, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेगलिजिबल, यानी जहां वाटर का कंट्रीब्यूशन आएगा फिर फाइनली आंसर 6 से 7 के बीच में आएगा, और फाइनली आंसर 6 से 7 के बीच में ही आएगा। तो आप एक लाइन यहाँ और लिख सकते हो